वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट मॉक टेस्ट के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। जो हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट है उसके फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो आज हम 21st क्वेश्चन से अपने ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें 21st क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन दिया है कि बैटरी चार्ज होती है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि एसी अल्टरनेटिंग करंट होती है जो टाइम के अनुसार चेंज होती रहती है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है, एसी को हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, ये होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन आता है डीसी। डीसी डायरेक्ट करंट है जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, वो एक सीधी डायरेक्शन में चलती रहती है और डीसी को हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो 21st का डी ऑप्शन सही होगा कि जो बैटरी चार्ज होती है वो डीसी के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22 क्वेश्चन कि बैटरी की एक क्षमता का संकेत है। बैटरी की जो हम कैपेसिटी मापते हैं उसे कैसे इंडिकेट करते हैं, मतलब बैटरी की कैपेसिटी का मात्रक क्या है, ये पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है एम्पियर। एम्पियर करंट का मात्रक होता है, ना कि कैपेसिटी ऑफ बैटरी का, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा। सेकंड दिया है वोल्टेज। वोल्टेज खुद में एक टर्म्स है, कोई यूनिट नहीं है, तो बैटरी की क्षमता को वोल्टेज में भी नहीं मापते हैं, सेकंड ऑप्शन भी गलत होगा। वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट। थर्ड ऑप्शन दिया है एम्पियर हावर। एम्पियर हावर बिल्कुल सही आंसर है। जो बैटरी की कैपेसिटी हम मापते हैं वो एम्पियर हावर में मापते हैं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे भी देख सकते हैं, फ़ोन हम सभी यूज़ करते हैं। जब हम फ़ोन लेने जा रहे हैं, फ़ोन की बैटरी के बारे में बताते हैं तो क्या बताते हैं कि बैटरी, जो फ़ोन की बैटरी है वो 4000 mAh में है या 4500 mAh में है। तो mAh वहाँ क्या है, मिली एम्पियर हावर, मतलब जो बैटरी की कैपेसिटी है उसकी एक छोटी यूनिट को लिया है, मिली एम्पियर हावर। तो बैटरी की जो क्षमता मापते हैं एम्पियर हावर में मापते हैं। तो 22 का सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं, वाट हावर। वाट हावर में हम एनर्जी को मापते हैं, तो एनर्जी की जो यूनिट होगी वो वाट हावर होगी, तो डी ऑप्शन भी गलत आंसर होगा। 23 क्वेश्चन विच इज़ द गोल्डन हावर फॉर द विक्टिम इंजर ऑन हेड विद रिस्क ऑफ डाइंग। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि कोई एक पीड़ित व्यक्ति है जिसके सिर में चोट लग गई है और वो एक मरने वाली कंडीशन पे है, तो उसके लिए एक जो गोल्डन हावर मतलब एक सुनहरा जो घंटा होता है वो कौन सा होता है। तो जो स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट जो 30 मिनट्स होते हैं वो उस पीड़ित व्यक्ति के लिए गोल्डन हावर होते हैं। तो 23rd का 23वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24 क्वेश्चन धनात्मक आयन किस तरफ बढ़ते हैं। बैटरी की बात कर रहा है। बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होता है और इलेक्ट्रोलाइट जब हम बैटरी को एक चार्जिंग कंडीशन पर लेकर आते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो अपने अपने आयनों में विभाजित हो जाता है। तो इसमें धनात्मक आयन को पूछ रहा है कि किस तरफ बढ़ते हैं। बैटरी में खाली तो नहीं होती है, बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक हमारा वोल्टामीटर होता है। वोल्टामीटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है और उस इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोड भी लगे होते हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड मतलब जो हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा और एनोड होता है जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो ये पूछ रहा है कि उसमें धनात्मक आयन जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो किस तरफ बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमने चुंबक को देखा है, अगर हम दो चुंबक को लें, चुंबक में हमें पता है दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये जो दो पोल हैं यदि वो अपोजिट पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और यदि वो सेम पोल होते हैं तो चुंबक एक दूसरे को रिपल करती है। यहाँ भी हम उसी एग्जाम्पल से समझते हैं कि धनात्मक आयन किस तरफ बढ़ते हैं, तो वो धनात्मक आयन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया है टूवर्ड्स द एनोड इलेक्ट्रोड, कि वो एनोड इलेक्ट्रोड की ओर बढ़ेंगे, ये ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन दिया है टूवर्ड कैथोड इलेक्ट्रोड, बिल्कुल सही है। जो पॉजिटिव आयन होंगे वो कैथोड इलेक्ट्रोड की ओर बढ़ेंगे, तो 24 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25 क्वेश्चन सेल रासायनिक ऊर्जा को बदलती है। सेल जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो 25 का यहाँ सी ऑप्शन एक सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26 क्वेश्चन, जिसमें दिया है
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। हमारे सामने एक स्क्रीन पर सेफ्टी साइन का सिंबल दिया गया है, तो इस सुरक्षा चिन्ह का वो नाम पूछ रहा है, क्या है। हमें पता है ये जो सिंबल दिखाया गया है फर्स्ट एड का सिंबल है, प्राथमिक उपचार का एक संकेत है। तो हमें क्या ये सूचना दे रहा है कि यहाँ या कहीं भी अगर आपको ऐसा सिंबल दिखे तो आपको पता चल जाता है, या हमें सबको पता चल जाता है या तो वो कोई हॉस्पिटल है या किसी मेडिकल स्टोर, कोई मेडिकल स्टोर है या किसी डॉक्टर की दुकान है, कुछ ऐसा हमें पता चल जाता है। तो क्या वो हमें एक सूचना मिल रही है, तो हमें नाम से भी समझ आ रहा है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है वार्निंग साइन, बिल्कुल गलत है। वार्निंग साइन होता है चेतावनी का संकेत, मतलब हमें वार्न किया जा रहा है कि जैसे हम देख सकते हैं, जैसे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं गली के बाहर, वहाँ हमें एक साइन देखने को मिलता है त्रिभुजाकार आकृति में, तो वो चेतावनी का संकेत है, मतलब खतरे को दर्शा रहा है। तो चेतावनी के जो संकेत होते हैं वो ट्रायंगल शेप में मिलते हैं और उनका जो बैकग्राउंड होता है येलो कलर का होता है, उसके ऊपर जो चिन्ह बना होता है वो होता है ब्लैक कलर में। तो वार्निंग साइन तो एक गलत आंसर हुआ। सेकेंड ऑप्शन दिया है मैंडेटरी साइन, मतलब अनिवार्य संकेत। अनिवार्य संकेत वो संकेत होते हैं जो बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब ये ऐसे समझ सकते हैं, यदि हमें पोल पर काम करना है, एक खंभे पर काम करना है, तो वहाँ क्या हमें सेफ्टी बेल्ट की ज़रूरत होगी, तो सेफ्टी बेल्ट क्या आ जाएगा, अनिवार्य संकेत की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये सब होते हैं हमारे मैंडेटरी साइन जो अनिवार्य है। मैंडेटरी साइन एक गोलाकार आकृति में होता है और जो उसका बैकग्राउंड होता है वो होता है ब्लू कलर में, उसके ऊपर जो चिन्ह बना होता है वो व्हाइट कलर में बना होता है। ऐसे मैंडेटरी साइन की पहचान कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन भी गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है प्रोहिबिशन साइन, निषेधात्मक संकेत। प्रोहिबिशन साइन वहाँ यूज़ किए जाते हैं जहाँ हम किसी काम के लिए मना करते हैं। जैसे हम अपनी वर्कशॉप में देखें तो एक नो स्मोकिंग का हमें साइन देखने को मिलता है कि उसमें एक धूम्रपान निषेध है, मतलब यहाँ स्मोक करना मना है। वो जो साइन बने होते हैं गोलाकार आकृति में बने होते हैं और उनके ऊपर एक क्रॉस साइन बना होता है, उससे हम पहचान सकते हैं कि ये प्रोहिबिशन साइन है। रेड कलर में गोलाकार आकृति होती है, क्रॉस का साइन भी रेड कलर में बना होता है। जो उसका बैकग्राउंड होता है वाइट कलर में होता है और उसके ऊपर जो चिन्ह बना होता है वो होता है ब्लैक कलर में। ऐसे हम निषेध संकेत को पहचान सकते हैं। तो सी ऑप्शन भी गलत हुआ। डी ऑप्शन दिया है इंफॉर्मेशन साइन, सूचना संकेत, जहाँ हमें जिस सिंबल के द्वारा हमें कोई सूचना मिलती है तो वो इंफॉर्मेशन साइन होता है। ये रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वायर शेप में हमें देखने को मिलते हैं। जो इंफॉर्मेशन साइन होते हैं उनका बैकग्राउंड होता है ग्रीन कलर में और उनके ऊपर जो सिंबल बना होता है वो वाइट कलर में बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा इंफॉर्मेशन साइन एक सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27 क्वेश्चन। आग बुझाने में शमन क्या है? स्मोथरिंग। जो आग बुझाने के मेथड होते हैं वो हमारे 3 टाइप के मेथड आते हैं, जिसमें स्मोथरिंग होता है, स्टार्विंग और कूलिंग। अब एक बार समझ लेते हैं 3 मेथड कौन कौन से हैं। अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो आग होती है वो कैसे लगती है। आग 3 तत्वों से मिलकर बनती है, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। यदि ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट तीनों एक साथ मिल गए तो वहाँ आग लग जाती है। अब अगर आग को बुझाना है तो इन तीनों में से हम एक एलिमेंट को हटा देंगे। यदि ऑक्सीजन को हटा दिया तब आग बुझ जाएगी, फ्यूल को हटा दिया तो आग बुझ जाएगी, और यदि हम हीट को हटा दें तो आग बुझ जाती है। तो ऐसे ही आग बुझाने में 3 मेथड का यूज़ किया गया है, स्मोथरिंग, स्टार्विंग और कूलिंग। अब ये स्मोथरिंग क्या होता है? यदि हम आग से ऑक्सीजन को अलग कर दें तो वो मेथड हमारा स्मोथरिंग कहलाता है। स्टार्विंग क्या होता है? यदि आग से फ्यूल को अलग कर दिया तो हमारा मेथड कहलाता है स्टार्विंग। स्टार्विंग का मीनिंग भी होता है कि भूखा मरना, मतलब भोजन के कारण भूखा मरना। अब आग में हमारा भोजन क्या है? फ्यूल है। यदि वहाँ फ्यूल ही नहीं होगा तो आग कहाँ लगेगी? तो यदि हम फ्यूल को ही हटा दें तो आग बुझ जाती है, वो हमारा मेथड कहलाता है स्टार्विंग। थर्ड जो मेथड आता है वो आता है कूलिंग। कूलिंग से हम समझ रहे हैं कि ठंडा करना। यदि हम हीट को पानी के द्वारा ठंडा कर दें, मतलब हीट ही हट गई है तो आग बुझ जाएगी, तो वो मेथड कहलाता है हमारा कूलिंग मेथड। अब ये बात कर रहे हैं 27 क्वेश्चन में स्मोथरिंग मेथड की, कि जो आग बुझाने में स्मोथरिंग क्या होता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कि एडिंग द फ्यूल एलिमेंट टू द फायर, ईंधन को आग में जोड़ना है तो वो तो आग और लग जाएगी, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हुआ।
सेकेंड ऑप्शन दिया है रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, जो फ्यूल है उसको आग से अलग करना है। फ्यूल को अगर आग से अलग करते हैं तो वो स्टार्विंग कहलाता है, तो बी ऑप्शन भी गलत हुआ। सी ऑप्शन दिया है यूजिंग ऑफ वाटर टू लोअर द टेम्परेचर, कि पानी का यूज़ करके हम टेम्परेचर को कम कर दें, हीट को कम कर दें, तो वो हमारा मेथड कहलाता है कूलिंग मेथड, तो सी ऑप्शन भी गलत हुआ। डी ऑप्शन दिया है आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कि आग से हम ऑक्सीजन को ही अलग कर दे रहे हैं तो आग बुझ जाती है, तो 27 का डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भौतिक खतरा कौन सा है, विच इज़ द फिजिकल हैजार्ड। फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्मोकिंग, स्मोकिंग फिजिकल हैजार्ड नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हुआ। सेकंड ऑप्शन दिया है वाइब्रेशन, बिल्कुल सही है, जो फिजिकल हैजार्ड की श्रेणी में आता है वो वाइब्रेशन आता है, जब कंपन होती है तो उसे हम फिजिकल हैजार्ड कहते हैं, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। जैसे सी ऑप्शन दिया है शरण, मतलब कोरोसिव, कोरोसिव होता है जंग लगना, ये हमारा एक केमिकल हैजार्ड होता है, तो सी ऑप्शन भी गलत हुआ। डी ऑप्शन दिया है रेडियो एक्टिव, ये ऑप्शन भी हमारा एक गलत आंसर होगा, तो 28 का बी ऑप्शन सही है कि वाइब्रेशन एक फिजिकल हैजार्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर, कि जब हम आग बुझाने के लिए किसी फायर एक्सटिंग्विशर या अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं तो उसको चलाने का करेक्ट ऑपरेशन, मतलब करेक्ट सीक्वेंस क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो उसका जो ऑपरेशन का सीक्वेंस होता है वो होता है पुल, एम, स्विच और स्वीप। मतलब सबसे पहले क्या होता है, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उससे हम उसमें नॉब लगी होती है उसको खींचते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि निशाना लगाते हैं, मतलब एम है कि कहाँ आग लगी है वहाँ निशाना लगाएंगे, उसके बाद उसे प्रेस करेंगे मतलब दबाएंगे, स्क्वीज, और तब उसको जब जैसे ही दबाएंगे तो अपनी वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, फिर हम क्या करते हैं उसे चारों तरफ घुमा देते हैं, मतलब स्वीप कर देते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर को जो चलाने का, ऑपरेट करने का करेक्ट सीक्वेंस है वो होता है फर्स्ट पुल, फिर एम, स्क्विच और स्वीप, तो 29 का ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। विच साइन इज रिप्रेजेंटेड बाय वाइट सिम्बल्स ऑन ग्रीन बैकग्राउंड, एक साइन के बारे में पूछ रहा है कि वो कौन सा साइन होगा जिसका बैकग्राउंड तो हरे कलर में है, जिसका बैकग्राउंड तो हरे रंग में है और उसके ऊपर वाइट सिंबल बनाया गया है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने समझ लिया है कि जो हरे बैकग्राउंड के साथ वाइट सिंबल बना होता है वो हमारे इन्फॉर्मेटिव साइन होते हैं, तो 30 का ए ऑप्शन एक सही आंसर हो जाएगा। जैसे बी दिया है प्रोहिबिटेड साइन, प्रोहिबिटेड साइन को हम पहचान सकते हैं क्रॉस साइन के द्वारा, तो बी ऑप्शन गलत हुआ, और वो रेड कलर और वाइट कलर में होता है, ब्लैक उसके ऊपर साइन बना होता है। सी ऑप्शन दिया है मैंडेटरी साइन, मैंडेटरी साइन ब्लू बैकग्राउंड में वाइट सिंबल के साथ होता है, तो सी ऑप्शन भी गलत होगा। वार्निंग साइन येलो बैकग्राउंड में ब्लैक सिंबल के साथ होते हैं, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 31st क्वेश्चन, विच प्लायर इज़ यूज फॉर मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप्स, तार के यदि हमें हुक बनाने हैं, लूप बनाने हैं, तो हम किस प्लायर का यूज़ करते हैं। तो चलिए ऑप्शन से समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है फ्लैट नोज प्लायर, जो नॉर्मली हम प्लायर अपने घरों में भी यूज़ करते हैं वो होता है फ्लैट नोज प्लायर। तो फ्लैट नोज प्लायर के द्वारा हम तार को ट्विस्ट करते हैं और उसको दबा देते हैं, जैसे ट्विस्ट जोड़ लगाया, ट्विस्ट किया और दबा दिया, तो फ्लैट नोज प्लायर का काम हुक और लूप को बनाने का नहीं है, तो 31st का ए ऑप्शन गलत होगा। बी ऑप्शन दिया है लॉन्ग नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ सर्किट में फ्लैट नोज प्लायर को पहुँचा नहीं सकते हैं, मतलब जो सर्किट होता है वो नैरो वे होता है, मतलब एक संकरा रास्ता हमें मिलता है, तो वहाँ फ्लैट नोज प्लायर तो काम नहीं करेगा, तो हम लॉन्ग नोज प्लायर का यूज़ करते हैं, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, तो बी ऑप्शन भी गलत होगा। सी ऑप्शन दिया है राउंड नोज प्लायर, जो वायर होता है उसके हुक्स और लूप्स बनाने के लिए राउंड नोज प्लायर का यूज़ किया जाता है, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है डायगोनल कटिंग प्लायर, जैसा कि हमें नाम से ही समझ आ रहा है डायगोनल कटिंग प्लायर का यूज़ हम वायर को काटने के लिए करते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पिंसर का क्या उपयोग है? पिंसर हमारा एक टूल्स होता है जिसके द्वारा लकड़ी से कीलों को निकाला जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ट्विस्टिंग द फ्लेक्सिबल वायर्स, लचीले तारों को घुमाएं। ये ऑप्शन हमारा गलत है। लचीले तारों को घुमाने का काम, मतलब जैसे जॉइंट हमने लगा दिया है वायर में, उसको ट्विस्ट करने का काम होता है फ्लैट नोज प्लायर का। तो ये ऑप्शन गलत आंसर होगा। ऑप्शन बी दिया है तारों का छोटा व्यास काटना, वो कटिंग प्लायर का काम होता है। तो बी ऑप्शन भी गलत होगा। सी ऑप्शन दिया है एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल्स फ्रॉम द वुड, लकड़ी से कील को निकालना है। तो लकड़ी से कील को निकालने के लिए पिंसर का यूज़ किया जाता है। तो 32 का सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। क्या दिया? होल्डिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स वेयर फिंगर कैन नॉट रीच, ये काम होता है हमारा लॉन्ग नोज प्लायर का, कि जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33 क्वेश्चन, सड़क सुरक्षा संकेत का नाम क्या है? हमारे सामने एक सेफ्टी साइन दिया गया है जो कि रोड का सेफ्टी साइन है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन वो साइन होते हैं जो गोलाकार आकृति में होते हैं। तो मैंडेटरी साइन एक रॉन्ग आंसर हुआ। बी दिया है कॉशनरी साइन, सचेतक चिन्ह मतलब वार्निंग सिंबल या वार्निंग साइन। वार्निंग साइन एक त्रिभुजाकार आकृति में बने होते हैं। तो बी ऑप्शन भी गलत हुआ। सी ऑप्शन दिया है इन्फॉर्मेटरी साइन, बिल्कुल सही आंसर है। इन्फॉर्मेटरी साइन वैसे रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में हमें देखने को मिलते हैं, पर रोड सेफ्टी साइन में ये इन्फॉर्मेटरी साइन को दर्शा रहा है। तो सी ऑप्शन हमारा एक सही आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है प्रोहिबिशन साइन। प्रोहिबिशन साइन वो होते हैं जिसमें गोलाकार आकृति में क्रॉस साइन बना होता है। तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइंस इन द बेसिक कैटेगरी, कि जो चेतावनी जो संकेत होते हैं, वार्निंग साइंस होते हैं, उनका बैकग्राउंड किस कलर में होता है? अभी हमने एक बार पढ़ भी लिया है, वार्निंग साइंस का जो बैकग्राउंड होता है वो येलो कलर में होता है। तो 34 का सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है ब्लू, ब्लू कलर का बैकग्राउंड मैंडेटरी साइन का होता है, अनिवार्य संकेत का। वाइट बैकग्राउंड होता है निषेधात्मक संकेत में, वाइट बैकग्राउंड देखने को मिलता है। ग्रीन बैकग्राउंड इन्फॉर्मेटरी साइन, या इन्फॉर्मेटिव जो साइन होते हैं सूचनात्मक संकेत, उनका होता है ग्रीन बैकग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 35 क्वेश्चन, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? हमने अभी पिछले क्वेश्चन में समझ लिया है कि स्टार्विंग क्या है। वहाँ स्मोथरिंग पूछा गया था, यहाँ स्टार्विंग की बात करें। स्टार्विंग होता है आग से फ्यूल को अलग करना। तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है एडिंग द फ्यूल एलिमेंट टू द फायर, बिल्कुल गलत है। ईंधन को आग में जोड़ना नहीं है, हटाना है। तो ये ऑप्शन गलत होगा। बी ऑप्शन दिया है यूजिंग ऑफ वाटर टू लोअर द टेम्परेचर, कि पानी का यूज़ करके टेम्परेचर को लो करना है। तो ये कूलिंग मेथड में आता है। बी ऑप्शन भी गलत हुआ। सी ऑप्शन दिया है रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, फ्यूल को आग से अलग करना है, बिल्कुल सही है। 35 का सी ऑप्शन हमारा एक सही आंसर होगा। डी दिया है आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन को आग से हटाना है, आइसोलेट करना है। तो डी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा, क्योंकि स्मोथरिंग की श्रेणी में है, इसे हम स्मोथरिंग कहते हैं। 37 कचरे के निपटान की कौन सी विधि बहुत ऊर्जा बचाती है? कचरा है उसका निपटान करना है, तो कौन सी विधि जो होगी वो एनर्जी को सेव करेगी? फर्स्ट ऑप्शन दिया है लैंडफिल, ज़मीन में भरना। अब ज़मीन में यदि हमें कचरे को भरना है तो एक गड्ढा खोदना पड़ेगा, फिर गड्ढे को खोद कर उसके लिए एक ज़मीन चाहिए होगी, तब हम उसमें कचरे को भरेंगे और तब बहुत दिनों में जाके वो जो कचरा है उसका निपटान होगा, मतलब डिस्पोज होगा। तो उसके लिए तो बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। तो ए ऑप्शन तो हमारा गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है रिसाइकलिंग, बिल्कुल सही है। रिसाइकलिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। तो 37 का बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सी ऑप्शन देख लेते हैं इंसिनरेशन।
भस्मीकरण, भस्मीकरण होता है उस कचरे को जलाना, जलाने के लिए भी हमें बहुत एनर्जी चाहिए, तो सी ऑप्शन भी गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है कंपोस्टिंग, मतलब खाद बनाना। खाद बनाने के लिए भी हमें एक जगह चाहिए होगी, वहाँ उसे पूरे कचरे को डालना होगा, उसे डिस्पोज होने में बहुत टाइम लगता है और बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो डी ऑप्शन भी हमारा एक गलत आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज़ यूज फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कि यदि हमारे किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लग गई है तो किस अग्निशामक का यूज़ हम करते हैं। जो आग होती है उसको लगभग 4 श्रेणी में बांटा गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। अब इन अलग अलग श्रेणी में आग को बांटा गया है, तो जिस श्रेणी में आग लगती है उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में है आग लगती है वो क्लास डी में हम रखते हैं। तो क्लास डी की आग बुझाने के लिए या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की जो आग लगती है उसे बुझाने के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। फर्स्ट दिया है हेलोन टाइप, बिल्कुल सही है। हेलोन टाइप एक ऐसा एक्सटिंग्विशर है जिससे हम सभी प्रकार की आग को बुझा सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट एक्सटिंग्विशर है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगती है वो हेलोन टाइप एक्सटिंग्विशर से ही बुझाई जाती है, तो ये ऑप्शन एक सही आंसर होगा। बी ऑप्शन है फोम टाइप, झाग प्रकार के फोम टाइप के एक्सटिंग्विशर का यूज़ हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में नहीं करते हैं, क्योंकि जो फोम है उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर तो ज़रूर होता है, और जो मॉइस्चर है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक कंडक्टर का काम करता है, तो फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का यूज़ हम नहीं करते हैं। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का यूज़ क्लास बी की जो आग लगती है उसे बुझाने के लिए किया जाता है, तेल वगैरह में जो आग लगती है। सी ऑप्शन दिया है गैस कार्ट्रिज टाइप, गैस कार्ट्रिज टाइप एक्सटिंग्विशर का यूज़ क्लास सी की आग बुझाने के लिए किया जाता है, तो सी ऑप्शन भी गलत हुआ। स्टोर प्रेशर टाइप एक्सटिंग्विशर, इसका यूज़ भी हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगी आग को बुझाने के लिए नहीं करते हैं, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। विच इज़ द वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूसेस हीट, कि जो हम कचरे का निपटान कर रहे हैं उसमें ऐसी कौन सा मेथड है जो हीट को प्रोड्यूस करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है रिसाइकलिंग, बिल्कुल गलत है। सेकेंड ऑप्शन दिया है कंपोस्टिंग, खाद बनाना, खाद बनाने में भी कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होती है। सी ऑप्शन दिया है इंसिनरेशन, भस्मीकरण, नाम से ये समझ आ रहा है कि भस्मीकरण मतलब आग लगाना, कचरे का जो निपटान करना है वो आग लगा के करना है, तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो 39 का सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज़ यूज फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूम्स, की जो गैस से सुरक्षा करनी है उसके लिए किस पीपीई का उपयोग किया जाता है। हमें समझ आ रहा है कि नाक की सुरक्षा करनी है तो किस पीपीई का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट दिया है एप्रेन, एप्रेन एक बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, तो ए ऑप्शन गलत होगा। बी ऑप्शन दिया है गोगल्स, चश्मे, चश्मे आँख की सुरक्षा करते हैं, आँख के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं, तो बी ऑप्शन भी गलत हुआ। सी ऑप्शन दिया है कान का कवच, ईयर मास्क, ये कानों की रक्षा करता है, तो सी ऑप्शन भी गलत हुआ। डी ऑप्शन दिया है नोज़ मास्क, नाक कवच, अब नाक की ही सुरक्षा करनी है तो नोज़ मास्क का हम यूज़ करेंगे। यदि गैस से सुरक्षा के लिए हमें पीपीई को यूज़ करना है तो वो नोज़ मास्क होगा, तो 40 का डी ऑप्शन एक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIS, BIS का पूर्ण रूप क्या है। BIS का जो फुल फॉर्म होता है वो आता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट दिया है बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, गलत है। बी ऑप्शन दिया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही है।